हेलो साथियों, सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसा कि पिछली क्लासेस के माध्यम से पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज फिर से हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एनालाइज करो, अगर 20 में से आप 15 प्लस कर पाते हैं तो अगेन अच्छी सिचुएशन में आप, और अगर 15 से कम कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बट 10 से कम जो कर पा रहा है ठीक, उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की। ठीक है, तो वो रिवाइज प्रॉपरली करो पॉलिटी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो। विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल ऑफिस ऑफ इंडिया एंड यूएसए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। करो फिर विचार। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इंडियन प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इलेक्टेड मोर देन ट्वाइस। ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है, कैन बी रीइलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम। कोई उस चीज में दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 ही बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। 4 साल का टर्म होता है, वहां पर कार्यकाल होता है, और 4 4 यानी 8 वर्ष तक कोई व्यक्ति अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। लेकिन भारत में 5 वर्ष का कार्यकाल और कितनी भी बार बन सकता है। तो ये तो गलत हो गया बात आपका, तो गलत स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसको पढ़ो। अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इंडियन प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर ऑफ क्वालिफाइड विटो ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये वाली बात एकदम सही है। देखो, इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की विटो होती है। एक होती है एब्सोल्यूट विटो, एक आपकी होती है सस्पेंसिव विटो, और एक होती है पॉकेट विटो। बट क्वालिफाइड विटो जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होती है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। तो ये बात इसकी सही है एकदम से। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली गलत है, दूसरी सही है। उसके बाद अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये आपको ठीक से पता होनी चाहिए। भारत में कोई भी व्यक्ति कैसे भी नागरिकता ली हो चाहे, फिर भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में वहां का बाय बर्थ सिटीजन होना जरूरी है। आपको पता होगा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं। इसमें बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, उत्तराधिकार से है, इसके अलावा फिर आपका नेचुरलाइजेशन से है। तो वो सारे तरीकों से आपने कोई से भी नागरिकता ले रखी हो, बट आप नागरिक होने चाहिए। बट अमेरिका में बाय बर्थ सिटीजन होना चाहिए। तो इसलिए अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। एकदम सही बात है। यूएसए की तरह नहीं है। यहाँ पर जो है नेचुरलाइज सिटीजन भी क्या बन सकता है, भारत नेचुरलाइज सिटीजन भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2 और 3। इसने करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, ये भी ध्यान रखना है। तो करेक्ट पूछा है, तो 2 और 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बी आपका हो जाएगा सही। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको दे रखी है। उसके बाद आपको बताना है कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, ऐसे करके नीचे ऑप्शन है। तो देखो क्या है। इन केस ऑफ एनी डिले इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन, द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम्स चार्ज। बोल रहा है कि किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति चुनाव में देरी हो जाती है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सपोज करो 5 वर्ष के लिए है, तो 5 वर्ष से ज्यादा देरी लग जाती है अगर चुनाव करवाने में, तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वही पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। ये बात लिखी हुई है संविधान में। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है पहली आपकी गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई, समझे बात को? पहली स्टेटमेंट क्यों गलत हो गई? पहली स्टेटमेंट इस कारण से गलत हो गई क्योंकि इसने बोला वाइस प्रेसिडेंट, बट ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति ही जो है वो पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। स्टेटमेंट 2। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट इज सेकंड इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आफ्टर द प्रेसिडेंट। ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर है। क्या ये बात सही है? एकदम सही है, 100% करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट 2 है। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। किधर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ डी ऑप्शन में। कथन 1 सही नहीं है, लेकिन कथन 2 सही है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। राइट, इस प्रकार से जो है ना आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी खासी है, आपको कोई समस्या है नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। किसी राज्य के राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। बोल रहा राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो बताओ आपको ये बात सही है कि नहीं है, कि ओथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है कि नहीं दिलवाई जाती है। आपको देखना क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट निकालनी है। तो ये वाली बात तो करेक्ट है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, सही बात है। The Constitution does not lay any grounds for removal of the governor from the office. संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। इसीलिए तो राज्यपाल का पद जो है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रिमूवल को लेकर सेफगार्ड है ही नहीं। किसी भी वक्त राष्ट्रपति को हटा सकते हैं टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसलिए पद से हटाने के संदर्भ में जो है संविधान में कोई आधार नहीं है। ये बात भी सही है, दूसरी भी सही है, पहली भी सही है। He holds office for a term of 5 years subject to the pleasure of the president. वह राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं। एकदम सही है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सामान्यतः, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यही होता है कि राष्ट्रपति किसी वक्त जो है उनको हटा सकते हैं। और यही जो है राज्यपाल के पद पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको हटाना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो वो बाकी आप लोग पढ़ेंगे राज्यपाल पद जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद है एज ए कन्वेंशन ए गवर्नर हुज टर्म हैज एक्सपायर्ड इज नॉट रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट। बोला एक परंपरा के अनुसार जिस राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो गया है उसे उसी राज्य में दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी परंपरा मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं है, आप लोगों ने पढ़ी हो तो देख लेना, मुझे तो ये गलत लग रही है। तो ये परंपरा वाली बात इनकी गलत है। तो डी रोंग है। इन्होंने क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ पाए आप लोग। नेक्स्ट में चलो फिर। With reference to the executive and financial powers of the governor of a state, consider the following statement. किसी राज्य के राज्यपाल की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के बारे में बात, तो बताओ, एक एक करके पढ़ो स्टेटमेंट को और बताओ आंसर। सबसे पहले क्या है, he she appoints and removes the members of the state public service commission. अपॉइंट तो करता है, क्या रिमूव भी करता है, नहीं करता रिमूव। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्यों को राज्यपाल नहीं हटा सकते, उनको हटाया राष्ट्रपति द्वारा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी आपकी पहली। अपॉइंट वो करता है, हटा वो नहीं सकते। ही सी कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोपोजल ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर। वह मुख्यमंत्री से कानून के प्रस्तावों से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है। ये बात सही है, वो कोई भी जानकारी मांग सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आर्टिकल 166(7) जो है वो आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप लोग सीखोगे ये बात। अनुच्छेद 167 पढ़ लेना। जैसे आर्टिकल जो है आपका 78 आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कम्युनिकेशन चैनल की बात करता है। वैसे ही जो है आर्टिकल 167 किसके बीच में कम्युनिकेशन चैनल स्टेब्लिश करता है, प्राइम चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। तो गवर्नर जो है वो क्या, चीफ मिनिस्टर जो है उसमें एक इंटरमीडिएटरी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो चीजें घट रही है उनके बारे में राज्यपाल को बताए। ठीक है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय है उनके बारे में सूचित करे। तो इस तरह से जो है कम्युनिकेशन चैनल होता है उसके बारे में। तो दूसरी स्टेटमेंट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, he or she constitute a finance commission after every 5 years to review the financial position of the पंचायत। वह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है। देयर इज नो डाउट, एकदम सही बात है। जैसे राष्ट्रपति सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं 5 वर्ष की आवश्यकता अनुसार उससे पहले, उसी प्रकार राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट, कोई कमी नहीं है। He can make any advancement out of consolidated fund of state to meet any unforeseen circumstances। देखो कितनी बारीक मिस्टेक करता है बच्चा, करे तो करेगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ दिया वहीं पे दिक्कत आ गई और बाद में बड़ा तकलीफ में आ जाएगा, बहुत दुख होगा उसको। क्यों होगा, क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोलिडेटेड फंड। क्या लिखना था, कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड लिखना था तो जो है संचित निधि नहीं, यहां पर क्या आना था, आकस्मिक निधि आना था। कॉन्टीजेंसी फंड से जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर तुरंत पैसा चाहिए
तो वो कॉन्टिजेंसी फंड, आर्टिकल 267 जो है भारतीय संविधान का, 267 जो है वो बात करता है कॉन्टिजेंसी फंड के बारे में, ठीक है। 266 जो है वो बात करता है कंसोलिडेटेड फंड यानी भारत की संचित निधि के बारे में। तो यहाँ संचित निधि नहीं बल्कि आकस्मिक निधि आना था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो सही कौन कौन सी है? दूसरी तीसरी, दूसरी तीसरी किधर है? बी, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो बताओ। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। राजस्व विभाग संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। सही बात है ना? गलत है। कौन है फिर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बजट तैयार नहीं करता है, कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। वित्त मंत्रालय के अधीन जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो करता है, ना कि रेवेन्यू। ये आपको ध्यान रखना है। नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से, जो कि अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित है, उससे एक सिंगल पैसा आप नहीं निकाल सकते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहली गलत क्यों हुई? क्योंकि यहां पर लिखा था राजस्व विभाग, आना क्या था? इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके बाद है ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है सार्वजनिक खाते से किए गए सभी संवितरणों के लिए भी, सभी संवितरणों के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है आपको? उसके लिए भी जो है भारत की संसद से मंजूरी की आवश्यकता होती है। देखो यहां पर ध्यान रखना, एक होती है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे कोई भी पैसा निकालते हो तो संसद की मंजूरी चाहिए। इसके अलावा चाहे आपकी आकस्मिक निधि हो, चाहे फिर लोक लेखा निधि यानी पब्लिक अकाउंट फंड हो। पब्लिक अकाउंट फंड में तो सरकार एक बैंकर की तरह काम करती है, जो पैसा उसके पास है वो कभी भी लौटाना हो सकता है, तो वो वाला होता है पब्लिक अकाउंट फंड। आर्टिकल 266 के अंदर इसका भी उल्लेख है। आर्टिकल 266 का पहला जो है पार्ट, क्लोज 1 जो है उसके अंदर तो कौन सा भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, और 266 के क्लोज 2 में पब्लिक अकाउंट फंड है। तो पब्लिक अकाउंट फंड में संसद की अनुमति नहीं चाहिए होती, तो ये बात तो गलत कर दी आपने। तो दूसरा जो है स्टेटमेंट एक ही सही है यहाँ पर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी क्लियर्ड इलेक्टेड। बोल रहा है लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव हो, उसके लिए आपको दिख रहा है ना इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे वाले, इसलिए मैं थोड़ा साइड में ही रह के बात कर रहा हूं। बोल रहा है लोकसभा का सदस्य बनना हो आपको, चाहे राज्य विधानसभा का बनना हो, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको एटलीस्ट 50% वोट लेने होंगे टोटल वोट के। नहीं नहीं, गलत जवाब। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या कहता है? हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन किससे होते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रिम ही विजेता, उस प्रणाली से होते हैं। और उसमें अगर मान लीजिए 1000 वोटर है, उसमें अगर 1000 वोटर है और 4 कैंडिडेट जो है वो चुनाव में खड़े हैं, ए बी सी और डी। ए ने ले लिए 200 वोट, बी ने ले लिए 300 वोट, सी ने ले लिए 230 और डी ने ले लिए 270। तो जीतेगा कौन? जिसने 300 वोट ले रखे हैं। क्या इसके पास 50% है? नहीं, इसके पास तो 30% है, फिर भी ये विजेता होगा। तो इसीलिए जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है? अग्रिमी विजेता, जिसको बाकियों से ज्यादा मत प्राप्त है वो जीत जाता है। तो इसलिए यहां पर 50% वाली बात इसकी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर अगली क्या स्टेटमेंट आपकी? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर गोज टू द अपोजिशन। भारत के संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत दल को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। पढ़ा है ऐसा कभी संविधान में? संविधान में उल्लेखित नहीं है ये बात, लेकिन ऐसा है, परंपरा के अनुसार है, एक कंसेंसस के अनुसार है, सर्वसहमति से है। कब से है? 11वीं लोकसभा से है कि स्पीकर का पद जो होगा वो मेजोरिटी पार्टी को, और डेप्यूटी स्पीकर का पद जो होगा वो अपोजिशन पार्टी को जाएगा, विपक्ष दल को जाता है। तो ये गलती क्या है इसके अंदर, समझ पा रहे हो आप? इसने लिख दिया कि संविधान के अनुसार ऐसा है, संविधान में नहीं है भाई साहब ऐसा। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिए अपने को, अब क्या करें हम? हमें आंसर देना है करेक्ट, तो करेक्ट नीदर वन नॉर टू,
यही आंसर हो जाएगा। ना तो एक सही बताई आपने हमें, ना दूसरी, तो हमारी तरफ से तो दोनों ही गलत है आपकी स्टेटमेंट। समझे आप बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मनी बिल धन विधेयक के बारे में कौन सी जो है बात सही है ये बताना है आपको, तो बताओ। A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें केवल किसी कर को लगाने, समाप्त करने, छूट देने, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। एकदम सही है। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेशन ऑफ धन विधेयक किधर दे रखी है? आर्टिकल 110 में परिभाषा है धन विधेयक की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एकदम सही बात है। धन विधेयक मनी बिल वही होता है। A money bill has provisions for the custody of the consolidated fund of India और द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का प्रावधान है। ये वाली बात भी सही है, इसमें भी दिक्कत नहीं लग रही है। तो इसने पूछा क्या हमसे? करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट? अच्छा देखा, ये गलती नहीं करनी है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है हमसे। नॉट करेक्ट कौन सी है ये बतानी है इनको। फिर बोल रहा है मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोग से संबंधित है। अरे भाई साहब, अप्रोप्रिएशन बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए सब जो बिल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाता है। दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन बिल। हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप? तो ये आपकी बात गलत होगी पूरी तरह से। सी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोग से संबंधित है, ना भारत की संचित निधि से धन के विनियोग से संबंधित है। ठीक है ना, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड आना था। ये मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या फिर गारंटी दी जाती है अगर सरकार के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर मामले में, तब भी जो है ये उससे संबंधित होता है। तो एकदम सही बात है। ये तो धन विधेयक का डेफिनेशन आप आर्टिकल 110 पढ़ोगे, तीनों बातें यूं की यूं साफ सपष्ट शब्दों में लिखी हुई है। और चौथी बात में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर संचित निधि लिखा हुआ है, बस इतना ही गलत है। बाकी ये पूरा आप याद रख सकते हो, इसका क्वेश्चन कभी भी बने तो। ठीक है ना, ये डेफिनेशन में आप याद रखते हो चारों बातें। इन्होंने गलत पूछा था हमसे, तो सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है ना, गलत कौन सी है? सी। सी गलत है। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। चलो फिर नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स अंडर आर्टिकल 117? देखो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है सारी की सारी, है ना। इनकरेक्ट कौन सा कथन गलत है? मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि बाद में तकलीफ बढ़े। ये ना लगे कि मैं ऐसी वजह से जो है, इस प्रकार की छोटी वजह से जो है मेरे 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए। उसका दुख जो है ना, फिर वही कहोगे दुख काहे खत्म क्यों नहीं होता, ये दुख काहे खत्म नहीं होता, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो वो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, तो ये दुख खत्म नहीं होगा फिर तुम्हारा। तो द राज्यसभा कैन ईदर रिजेक्ट और अमेंड द फाइनेंशियल बिल्स अंडर आर्टिकल 117। राज्यसभा अनुच्छेद 117 के तहत वित्तीय विधेयकों को या तो अस्वीकार कर सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। इनकरेक्ट बताना है। तो देखो पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, उसमें कुछ इनकरेक्ट नहीं है, तो इसमें तो सही बात बोली है। राज्यसभा के नीदर रिजेक्ट और अमेंड, तो ये वाली बात तो एकदम सही है। राज्यसभा या तो आपका अमेंड कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर क्या है? ज्वाइंट सीटिंग कैन बी कन्वेंट टू रिजोल्व द डेडलॉक विद रिगार्ड टू फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 117। सही बात है, कोई गलती नहीं है। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। और ये याद रख लेना, भविष्य के लिए सीधी की सीधी उठा के डाल रखी है स्टेटमेंट्स को, तो आपके समझ के लिए भी जरूरी है ये। ठीक है ना, ये सीधी की सीधी याद रख लेना। प्रेसिडेंट कैन ईदर विदहोल्ड हिज एसेंट और गिव हिज एसेंट टू द फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117। ये धन विधेयक की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये वित्तीय विधेयक की बात कर रहे हैं। तो वित्तीय विधेयक में सारी चीजें हो सकती है, फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं हम। और फाइनेंस बिल जो है आर्टिकल 117 क्लोज 1 कैटेगरी 1 और आर्टिकल 117 क्लोज 3 के अंदर कैटेगरी 2 के आपके वित्तीय विधेयकों का उल्लेख है। ठीक है, धन विधेयक का तो आर्टिकल 110 था ना, डिफाइंड था उसमें। उसके बाद चौथी स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स बट ऑल मनी बिल्स आर नॉट फाइनेंशियल बिल्स। क्या ये सही है? सभी वित्तीय विधेयक जो है वो धन विधेयक है, लेकिन सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक नहीं है। उल्टी बोल दी इसने। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ऐसा लिखना था। उल्टा बोल दिया, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स ऐसा आना था, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स ऐसे लिखना था। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है इन्होंने आपको गलत दी है कि धन विधेयक क्या होता है एक्चुअल में, एक तरह का वित्तीय विधेयक ही तो होता है। लेकिन केवल वही धन विधेयक वित्तीय विधेयक बन पाता है जिसे
स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो मंजूरी देता है, वो सर्टिफाई करता है, वही धन विधेयक जो है बन पाता है। तो सभी धन विधेयक एक्चुअल में होते तो वित्तीय विधेयक ही है, लेकिन सारे के सारे वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं बन सकते हैं। ये बात कहनी थी, तो इसलिए गलत हो गया। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछी थी, गलत बता दी हमने। जो पूछोगे वही तो बताएंगे हम, एक्स्ट्रा क्यों बताएंगे। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ राज्यसभा इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोल ऑफ राज्यसभा इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, बताओ क्या रोल है राज्यसभा का, मालूम है तुम लोगों को क्या है। इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, यह अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका में नियंत्रण रखता है। होता है ऐसा? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और राज्य स्तर पे बात करोगे तो कहां पे, केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत, गलत, गलत। इट हैज द पावर टू इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखो, संवैधानिक संशोधन जो है आरंभ करने की शक्ति दोनों के पास है। लोकसभा में लाया जा सकता है संविधान संशोधन बिल, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों सदनों में लाया जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। इट अलोन कैन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बोल रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा आएगा यहां, केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, कर सकती है, ऐसे आएगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो एकदम सही है। आर्टिकल 67 पढ़ोगे आप तो आपको पता लग जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल और केवल और केवल और केवल राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है, लोकसभा कभी भी शुरू नहीं कर सकती उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। ये बातें तो है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे तो, सेकंड सही है और थर्ड सही है। तो दूसरा तीसरा किधर है, सी, सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। देखो ये क्वेश्चन पढ़ के जो है आपकी तीन चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। कट मोशंस क्या होते हैं, कट मोशन जो है वो आपको यहाँ पे से सीखने का मौका है। कट मोशन कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मोस्ट मैच्ड, इसमें पूछा है। तो एक होता है आपका पॉलिसी कट, एक होता है इकोनॉमी कट, और एक होता है आपका टोकन कट। तो पॉलिसी कट क्या होता है, पॉलिसी कट ऐसा होता है जिसमें अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ डिमांड को जो है 1 रुपए तक करने की बात होती है, वो आपका पॉलिसी कट होता है। यानी पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है, आपकी जो पॉलिसी है उससे कोई आदमी सेटिस्फाई नहीं है, तब जो है आप ऐसा पॉलिसी कट मोशन लेके आते हो। तो इसमें ये वाली बात आनी थी, इसका तो ये मैच होता, तो इसका मतलब ये तो मैच नहीं है, ठीक है। इट सेट दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड टू बी रिड्यूस टू ₹1। इकोनॉमी कट मोशन में क्या होता है, इकोनॉमी कट के अंदर जो है एक लमसम अमाउंट कम करने की बात की जाती है। जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है, तो बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिकली थोड़ी वायबल हो कोई चीज तो थोड़ा पैसा कम कर लो, तो वो चीज जो है इकोनॉमी कट मोशन होता है। इट सेड दैट ईदर ए लमसम रिडक्शन इन द डिमांड और रिडक्शन ऑफ एन आइटम इन द डिमांड। तो ये वाली बात तो सही है एकदम, ये तो एकदम सही है, दूसरी तो सही मैच है। टोकन कट क्या होता है, टोकन कट में जो है अमाउंट ऑफ डिमांड को जो है 100 रुपए कम करने की बात की जाती है, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय 100। तो ये 100 रुपए कम करने की बात की जाती है, तो ये जो आपका टोकन कट इसके साथ मैच होता है, टोकन कट मोशन इसके साथ मैच होता है। यानी केवल ये दोनों सही है, बाकी ये उल्टे लगा रखे हैं और कुछ नहीं है। इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो ये आप ऐसे याद भी रख लेना चाहिए। पॉलिसी कट किसको कहते हैं, टोकन कट किसको, इकोनॉमी कट किसको कहते हैं, ठीक है। पढ़ लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो यहां से पढ़ ही रहे हो आप, दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें केवल मैच कौन सा है, टू ओनली, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू ओनली, ठीक है। मांग राशि 100 कम की जाए तो वो कौन सा हो जाता है, सांकेतिक कटौती, ठीक है। और पॉलिसी कट में पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है, सांकेतिक में क्या होता है, अपना कुछ ग्रीवेंस है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की पॉलिसी से या गवर्नमेंट से सिस्टम से ग्रीवेंस रख रहा है अपना, तो इसके लिए कम करवा रहा है, तो वो आपका सांकेतिक होता है। नीति में उस पॉलिसी से वो खुश नहीं है, तब ये मोशन लाया जाता है, पॉलिसी कट मोशन, ठीक है। तो इकोनॉमी कट में क्या होता है, एक लमसम अमाउंट कम करवाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, ध्यान रखना। तो केवल टू इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग बिल्स हैव बीन पास्ड इन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट।
निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक संसद की संयुक्त बैठक में पारित किया गया है? आपको पता है आर्टिकल 108, अगर लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों के बीच अगर किसी बिल को लेकर मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ये बात आप जानते हैं। उनकी अब्सेंस में कौन करता है? लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर। उनकी अब्सेंस में कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, सभापति नहीं उपसभापति करता है। ये बात भी याद रखना। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन? लोकसभा स्पीकर। ये बात ध्यान रखना। ज्वाइंट सीटिंग, ज्वाइंट सीटिंग में दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बुलाए जाते हैं। अब आज तक जो है 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, 3 बिल जो है वो पारित हुए संयुक्त बैठक के माध्यम से। तो पूछ रहा है कौन कौन से, तो कौन कौन से हुए हैं बताओ भाई साहब। डोरी प्रोहिबिशन वाला हुआ है एक, तो एकदम सही बात है। इसके अलावा और कौन सा हुआ है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बिल जो है 2002 वाला भी हुआ है। दहेज निषेध अधिनियम जो था आपका 1960 का, आतंकवाद निरोधक विधेयक जो है वो 2002 का। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये नहीं है, इसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं थी। उसके बाद बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977, ठीक है, 1977। तो ये वाला भी उसी टाइम पे पास हुआ है ज्वाइंट सीटिंग के टाइम पर। तो 1 to 4, 1 to 4। तीसरा जो है वो नहीं हुआ है ज्वाइंट सीटिंग में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following statement are correct regarding the creation of legislative council in state? इनमें से कौन सी जो है राज्य में विधान परिषद के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 169, राज्य विधान परिषद समझते हो ना? आज वर्तमान में अगर देखोगे तो केवल 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है। विधानसभा जो है सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद बाकी राज्यों ने नहीं बना सक रखी है। जैसे हरियाणा में विधानसभा तो है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन कल को हरियाणा विधान परिषद बनवाना चाहे तो बनवा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 169 के तहत। क्या प्रावधान है? आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू अबॉलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अनुच्छेद 169 जो है राज्य विधानसभा को विधान परिषद को खत्म करने या बनाने की अनुमति देता है। नहीं भाई साहब, पार्लियामेंट कर सकता है, राज्य विधानसभा नहीं, पार्लियामेंट। लेकिन राज्य विधानसभा क्या करेगा? एक प्रस्ताव जो है वो पारित करके जरूर भेजेगा, बट प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा पारित किया जाएगा? प्रस्ताव पारित किया जाएगा आपका राज्य विधानसभा के बाद, उसके बाद किसके पास जाएगा? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। और संसद जो है फाइनली आपका प्रस्ताव जो है उसको पारित करेगी या अनुमति देगी, तो उसी के बाद जो है ये चीज संभव है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ओके, तो इसके बाद जो है आप लोग ध्यान रखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट फर्स्ट हैव टू पास ए रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। सबसे पहले संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ये बात सही है, पहले वो करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट जो है, क्रिएशन अबोलिशन पार्लियामेंट कर सकती है, बट प्रस्ताव कौन भेजेगा? विधानसभा भेजेगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शेल नॉट हैव लेस देन 40 मेंबर्स, एकदम सही है। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होंगे, 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। तो 40 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो विधानसभा में मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं। विधान परिषद में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1/3 ऑफ विधानसभा और मिनिमम 40 हो सकते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ये विधानसभा के लिए और ये विधान परिषद के लिए। ठीक। इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 इयर्स ना भाई साहब, राज्यसभा को जैसे पढ़ते हो वैसे ही विधान परिषद को पढ़ो। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और यहाँ पर राज्य के अंदर विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन ये राज्य विधान परिषद की बात करें तो ये तो आपकी नॉर्मल टर्म 5 इयर्स नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इसकी टर्म तो होती नहीं है। ये तो जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक चलती रहेगी। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये वाली बात इसलिए गलत हो गई। तो दूसरी स्टेटमेंट, ये चौथी स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही क्या है? दूसरी और तीसरी। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से जो आपको पता होना चाहिए, समझे बात को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वर मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003? 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। 91st लिखना था, यहाँ 99 क्यों लिख दिया इसने? 91 लिखना था भाई। 91st है ये, 91st।
91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? इट लिमिटेड द साइज ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल संख्या के अधिकतम 5% कर दिया था। तो इसने 5% नहीं बल्कि कितना किया था? 15%। कैसे? वर्तमान में जो है, अगर राज्यसभा लोकसभा के अंदर और जो है टोटल सदस्य संख्या आपकी 543 है, तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो है वो क्या हो सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकते हैं। तो ये जो है 82-83 लोग ही क्या बन सकते हैं वर्तमान में? मंत्री बन सकते हैं। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, ऐसा कोई पाबंदी नहीं होती थी। बट 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद केवल लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है? द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट गवर्नमेंट शेल नॉट बी लेस देन 12। बिल्कुल। अच्छा, यही बात याद रखना, राज्यों के लिए भी यही है। राज्य में भी क्या है? मैक्सिमम मंत्री कितने हो सकते हैं? राज्य विधानसभा का 15% जो है मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं। और मिनिमम जो है राज्यों के लिए और प्रावधान है कि मिनिमम 12 तो होने चाहिए। सेंटर में मिनिमम का प्रावधान नहीं है। ठीक है? किसी राज्य में कम से कम 12 तो मंत्री होने ही चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? उस राज्य की विधानसभा का 15%। दिल्ली के लिए रूल कितना है? 10% है। यानी 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर, तो वहां पर 7 ही मंत्री हो सकते हैं, वहां मिनिमम नहीं है। तो ये बात ध्यान रखोगे। तो दूसरी बात सही है, पहली बात गलत थी, दूसरी सही है, पहली बात गलत थी। इसके बाद बोल रहा है इट मेड चेंजेस इन रिलेशन टू द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची के संबंध में परिवर्तन किए गए। बिल्कुल किए गए। पहले जो है 1/3 सदस्य अगर अलग होते थे तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था। अब क्या है, 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उनको क्या मान लिया जाता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो गई, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। तो 10वीं अनुसूची में भी परिवर्तन किया गया था। ये वाली बात भी सही है। इन्होंने हमसे क्या पूछा? सही उत्तर चुने। सही उत्तर क्या है? 2 और 3। तो किसमें है? बी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपको चीजें पता होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि आप इस प्रकार से पॉलिटी के बारे में जो है आइडिया होने चाहिए। अगर ऐसे आप 20 में से 15 क्वेश्चन कर देते हैं तो मान के चलिए आपकी पॉलिटी अच्छी है, घबराने की बात नहीं है। यूपीएससी, एचसीएस, कोई भी अदर एग्जाम है, कहीं आप मार नहीं खाने वाले। ठीक है? आर्टिकल और रट लेना, थोड़ा समझ तो है ही, आर्टिकल्स देखने में क्या दिक्कत है? The Quixote Holohan case was a landmark judgment by the Supreme Court of India. It deals with which of the following issues? किहोतो होलोहान मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था। यह निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? बताओ शाबाश, किससे संबंधित है किहोतो होलोहान? किहोतो होलोहान वर्सेस जचिलू, ठीक है ना? वर्सेस जचिलू केस था ये 1992 का। किससे संबंधित था ये? तो किहोतो होलोहान केस किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संबंधित, आपका 10th शेड्यूल से। स्पीकर की जो पावर है किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने की, तो उससे संबंधित जो है किहोतो होलोहान मामला था। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी सदस्य को, लेकिन उस टाइम पर स्पीकर जो है एक न्याय अधिकारी की तरह कार्य करता है। तो उसका जो है आर्बिट्रेरली नहीं होना चाहिए वो चीज, और उसको जो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए वो। ठीक है? तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10th शेड्यूल से रिलेटेड इसके होतो होलोहान मामले में कही गई थी। तो अब अंदाजा लगा लो आप कौन सा आंसर होगा। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ना, कुछ नहीं था ऐसा इसमें। इट एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ना ऐसा कुछ नहीं था। इट रूल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट्स एंड कम्स अंडर आर्टिकल, ना नहीं था। इट हेल्ड दैट द स्पीकर व्हाइल डिसाइडिंग ए मैटर अंडर द 10th शेड्यूल फंक्शंस एज ए ट्रिब्यूनल। ये 10th शेड्यूल से संबंधित था भाई साहब। और 10th शेड्यूल को आपको पता है 1985 में ऐड किया गया था, 52 में संविधान संशोधन के द्वारा। और 1992 के अंदर जो है किहोतो होलोहान वर्सेस जचिल्लू केस जो है ये मामला आ गया था। ठीक है? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं, अगले पे आओ फिर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट कलकत्ता। क्यों भाई? कलकत्ता में थोड़ी ना बनाई गई थी पहली नगर निगम। कहां बनी थी? मद्रास में बनी थी पहली नगर निगम। मद्रास में कब बनी थी? 1686-87 के अंदर जो है मद्रास में पहली नगर निगम की स्थापना हुई थी, ना कि कलकत्ता में। लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870 लेड एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव में वित्तीय केंद्रीकरण पर जोर दिया गया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल दिया गया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण जो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मेयो का जो 1870 का रिजोल्यूशन था इसके द्वारा किया गया। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। फिर बोल रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकेम ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट।
एक प्रांतीय विषय बन गया था। कौन? स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कौन है? वो लॉर्ड रिपन है। लेकिन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए रिजोल्यूशन कौन लेके आए थे? लॉर्ड मेयो, 1870 में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लॉर्ड रिपन जो है वो क्या है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है उनको। बट फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात कर रहे हैं तो लॉर्ड मेयो, 1870 का रिजोल्यूशन। फिर बोल रहा है became a provincial subject under the government of India Act 1909। ना, स्थानीय स्वशासन प्रांतीय विषय बना था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से बना था, ना कि 1909 के माध्यम से बना था। तो ये वाली स्टेटमेंट और गलत हो गई। तो पहली भी गलत है, तीसरी भी गलत है, तो फिर सही क्या है? सही तो दूसरी एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास, तो केवल दो। ये हो जाएगा केवल टू। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो केवल टू इसकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट में चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो। थुंगन कमेटी है, एलएम सिंघवी कमेटी है, गाडगिल कमेटी है, और आपकी कौन सी है? एक कमेटी का नाम नहीं दिया वो इधर इंग्लिश में, अशोक मेहता। अशोक मेहता, अशोक मेहता कमेटी है ये, अशोक मेहता। मैंने भी तो कौन सा सही लिख दिया अभी, लिखने लायक तो वो भी नहीं है। इससे अच्छा ना लिखा था वो ज्यादा अच्छा था। चलो, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। थुंगन कमेटी कब बनी? ये बनी आपकी 1988 में। एलएम सिंघवी 1986। अशोक मेहता कमेटी कब बनी है? अशोक मेहता कमेटी बनी आपकी 1977। गाडगिल कमेटी कब बनी? अगेन 1988-89। तो ये बनी है। ठीक है, 1989 लिख दो गाडगिल को। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। मतलब क्या है? किस कमेटी को किस मामले के लिए बनाया गया था, किस मुद्दे पर विचार करने के लिए बनाया गया था, ये बात पूछना चाहता है। तो बताओ जरा, कौन सी कमेटी को किसके लिए बनाया गया था? देखो ध्यान से और मिलान करो। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। मिलान करो फटाफट। हो गया? बताओ फिर। थुंगन कमेटी किस लिए बनी थी? एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। इसके लिए बनाई गई थी। राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, उस टाइम पीरियड में। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी जिला योजना के प्रयोजन के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की जांच करो। इसके लिए थुंगन, पीके थुंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी जो है, ये किस लिए बुलाई गई थी? रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के लिए आपकी ये वाली कमेटी बनाई गई थी। सही बात है कि गलत है? एकदम सही बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है अशोक मेहता कमेटी जो है वो किस लिए बनाई गई? रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। ना, गलत बात। इसके लिए कौन सी बनी थी? जीवी के राव कमेटी बनी थी। इधर लिख दूं, इसके लिए बनी थी जीवी के राव, ना कि अशोक मेहता। इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो जीवी के राव बनी थी। तो ये तीसरे वाली बात तो गलत होगी। अशोक मेहता किस लिए बनी थी? अशोक मेहता कमेटी बनी थी टू इंक्वायर द वर्किंग ऑफ पीआरआई जी। पीआरआई जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनकी वर्किंग जो है, उनके कार्य करने का तरीका जो है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए बनी थी। और सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द पंचायत, टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसके लिए बनी थी अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी नहीं आएगा इधर। इधर क्या आएगा? जीवी के राव। तो ये तीनों बातें आप याद भी रख सकते हो, आगे आपके काम आएगी। जीवी के राव 1985 में बनी थी, ये भी आप ध्यान रख लेना। एलएम सिंघवी 1986 में बनी है। ठीक है, अशोक मेहता 1977 में बनी। गाडगिल, हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव। किस प्रकार सर्वोत्तम पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाया जा सकता है? पंचायती राज संस्थाओं को सर्वोत्तम प्रभावी बनाया जा सकता है, ऐसा लिखना था। तो चौथा बात आपका सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें करेक्ट मैच है। बी इसका करेक्ट आ जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पढ़ लेना, कई बार पूछ लिया जाता है किस पर्पज के लिए। बच्चा डेट याद रखता है, छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वनडे के अंदर सही है, लेकिन यूपीएससी एचएएस में ऐसी बातें पूछ ली जाती है। तो पता होना चाहिए किसके लिए। याद नहीं रहेगी, नोट कर लो कहीं भी, या फिर किसी भी तरह से आप रिकॉल कर पाओ, ऐसा कुछ सिस्टम बना लो। नहीं तो आज पढ़ लोगे, कल भूल जाओगे, या फिर कुछ ऐसा लिंकेज से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन
टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द, भारत का जो अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? 76 में, आर्टिकल 76 में बोल रहा है भारत का महान्यायवादी जो है कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की समिति का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, नो डाउट। स्पीक इन द लोकसभा, लोकसभा में बोल सकते हैं। वोट इन द लोकसभा, क्यों? नो, गलत बात। वोट केवल वही डाल सकता है और उसी सदन में डाल सकता है जिस सदन का वो सदस्य होता है। तो महान्यायवादी तो लोकसभा राज्यसभा किसी का का सदस्य होता ही नहीं है। वोट केवल वही डाल सकता है लोकसभा और राज्यसभा में जो वहां पर सदन का सदस्य होता है, अदरवाइज आप वोट नहीं डाल सकते वहां पर। ये बात आपको क्लियरली पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के अटॉर्नी जनरल की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल को किसी भी समय हटा सकता है। राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल को किसी भी समय हटा सकता है, एकदम सही बात है। जो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है उसका कार्यकाल कब तक होता है? टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसका कार्य होता है। ही रिसीव सच रेम्युनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। उसे उतना पारिश्रमिक मिलता है जितना संसद तय करती है ना, संसद निर्धारित नहीं। एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित आना था, पार्लियामेंट गलत लिख दिया यहां पर। क्या आना था? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित आना था। ठीक है। ही सी अपियर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं, भारत सरकार की ओर से अन्य न्यायालयों में पेश होता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से पेश होगा, आईसीजे के अंदर नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, दूसरी आपकी सही, दूसरी आपकी गलत हो गई, पहली सही है अभी तक। He she does not fall in the category of government servants and is not debarred from private legal practice। बोल रहा है उससे जो है सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं माना जाता है और वो प्राइवेट कानूनी प्रैक्टिस, अपनी निजी कानूनी प्रैक्टिस भी कर सकता है, यानी केस लड़ सकता है क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति के? बिल तो भारत सरकार का है, क्या प्राइवेट केस लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, लेकिन सामने पार्टी भारत सरकार नहीं होनी चाहिए। पता लगा कि महान्यायवादी जी भारत सरकार के खिलाफ ही केस लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चौथा बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 4 करेक्ट है। 1 और 4 कौन से ऑप्शन में? डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस इन इंडिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जो है कौन सा बात, कौन सा कथन सही है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बताओ फिर फटाफट से, कौन सा सही है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समझते हो आप? आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के संबंध में 1971 से लागू हो रखी है, 1971 से आचार संहिता को लागू किया है। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन कैंपेन। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए किसी पूजा स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, एकदम सही है, नहीं कर सकता। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है अगर ऐसा करता है तो। नो कैंडिडेट कैन अपील टू वोटर्स इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकता, उल्लंघन है। होता है तो उल्लंघन है, गलत है, वो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी इन पावर कैन नॉट यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर क्रिएशन इलेक्शन कैंपेन। अभी सपोज करो कोई भी पार्टी जो पावर में है वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, जो चुनाव प्रचार है उसके लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज नहीं कर सकती। ठीक है, वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो दूसरा भी सही बात है, तीसरा भी सही है। नो कैंडिडेट shall indulge in any activity which may lead to disharmony between religious और linguistic communities। कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच वैमनस्य यानी किसी भी प्रकार की दुश्मनी पैदा हो, ऐसा नहीं करना है। एकदम सही है, चारों के चारों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन माने जाएंगे, तो इनके संदर्भ में विचार करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों की चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया आंसर, चारों की चारों करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पता होना ही चाहिए। द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। राष्ट्रपति विधायिका का एक हिस्सा है, सही बात है कि गलत है? एकदम सही है, राष्ट्रपति विधायिका का एक हिस्सा है। ए बिल पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम ए लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट। कथन है फिर कारण है, राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा है क्योंकि
संसद के सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ये बात सही है या गलत है? इसका सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा बताना है। तो देखो, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन-कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे है? संसद का अभिन्न अंग, क्योंकि राष्ट्रपति जो है, वो जब तक हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक वो कोई भी बिल जो है वो एक्ट अधिनियम नहीं बन सकता है। और बिल कभी लागू नहीं हो सकता, लागू केवल अधिनियम ही हो सकता है। और बिल का अधिनियम बनना बहुत जरूरी है। अधिनियम बनने के बिना आप लागू नहीं कर सकते बिल को। और अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ो आप। द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। राष्ट्रपति विधायिका का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। एसर्सन रीजन दोनों सही है। रीजन एसर्सन को सपोर्ट करता है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कहां लिखा हुआ है? ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो फिर से देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो और इसी प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम जो पहले पढ़ा हुआ बच्चा है ना, जिसने तैयारी कर रखी है, और पॉलिटी में मैक्सिमम प्रैक्टिस ही करो। अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ लगता है तो रिवाइज कर लो। ठीक है? तो इसी के साथ जो है, इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिएगा। सी यू सून। थैंक यू। बाय बाय।